ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज सॉल्यूशन का लेक्चर चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, मतलब कि समझ लो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले से 16 टाइम इंक्रीज हो गया है। क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा ये आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। स्टूडेंट्स, थियरी का जो चैप्टर है उसमें एक ऐसा फॉर्मूला आया होगा कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा फॉर्मूला है भाई k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देते हो तो 2m इंटू के, और ये p इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 2m के, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है उसकी। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के। तो नई वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी? सिंपल टर्म कि भाई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसीलिए k2 अपॉन k1। चलो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट k2 क्या है भाई? पहले से 16 गुना, और नीचे इनिशियल के आई कट 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आया? 4। इट मीन्स नई काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से वेवलेंथ नया वाला लैम्डा 2 कितना हो गया? सब्जेक्ट बनाओ तो लैम्डा 1/4। समझो हमने लैम्डा 100 माना हो तो ये 4 होके कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो एक तरीके से देखो तो हम अगर ऐसा बोले कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 के हिसाब से 100% में से 25% लास्ट में हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ भाई? 75% हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? देर आर n1 photons ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1, n1 photons ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1, f से भी दिखाता है न्यू से भी दिखाता है। इन एन इक्वली एनर्जेटिक बीम देर आर n2 photon, जिसकी एनर्जी सेम हो ऐसा ही एक दूसरा बीम है ऑफ सेम एनर्जी n2 photon ऑफ न्यू2 एनर्जी। देन करेक्ट रिलेशन, दोनों की एनर्जी क्या है भाई? इसकी एनर्जी माना E1, इसकी एनर्जी मानी E2। एज पर गिवन क्वेश्चन डेटा दोनों की एनर्जी सेम है, तो E1 इक्वल टू E2। तो हम क्या करेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू HF। कब? अगर एक फोटोन है तो। अगर नंबर ऑफ फोटोन है फॉर n फोटोन्स, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? E इक्वल टू NHF हो जाता है। ठीक है, चलो तो N1 H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा। इधर फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया है न्यू 1, इधर आएगा N2 H न्यू 2। H कट हो गया तो N1/N2 इज इक्वल टू न्यू2/न्यू 1। दैट इज योर आंसर, मतलब कि ऑप्शन सी। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, थियोरेटिकल है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे टारगेट शुड बी मेड अप ऑफ। देखो भाई, एक्सरे का प्रोडक्शन जो होता है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट वे से होता है, जिसमें एक बेसिक टर्म अगर आप देखो प्रोसेस, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया जाता है एक टारगेट मेटल के ऊपर, कि जो टारगेट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो भाई? बहुत ही ज़्यादा हाई हो। बॉइलिंग पॉइंट की तो इधर ज़रूरत नहीं रहती है, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट देखने का होता है, मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, ये होता है एक तरीके का ट्यूब जिसको बोला जाता है कुलीज ट्यूब, जिसके अंदर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। टिल्टेड फॉर्म में ऐसे टारगेट रखा होता है, यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के पार्टिकल्स आते हैं और यहाँ से एक्सरे जनरेट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा ज़्यादा लेवल का हो, इसमें ऐसा ही एक मेटल है टंगस्टन। तो कि भाई इसमें कैथोड जो होता है टारगेट किस चीज़ से बनाया जाता है? टंगस्टन से बनाया जाता है, क्योंकि बाकी सारे के मेल्टिंग पॉइंट इतने ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 40% ऑफ द लाइट reflecting of the rest. If the incident beams carries 60 watt power, the force exerted in by it on the surface. चलिए भाई, तो आपको फाइंड करना है फोर्स। हमें पता है भाई फोर्स F इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा P बाई डेल्टा। अगर आप इसको यूनिट सेकंड मानो, या तो दूसरे वर्ड्स में क्या मान लो? पर सेकंड मान लो। तो पर सेकंड मान लोगे
तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम जितना हो जाएगा। आपको बोला है कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, मान लिया 100% एनर्जी के साथ इंसिडेंट हो रहा है, जिसका इंसिडेंट होते टाइम मोमेंटम है P1। बाउंस बैक हुआ या तो रिफ्लेक्ट हुआ, 40% एब्जॉर्ब हो गया, मतलब बचा हुआ एनर्जी कितना रह गया इसके पास, 60%, और उस हिसाब से मोमेंटम। तो आप क्या करो, इधर चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लो, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम जितना आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, फोर्स F हो जाएगा। ओके चलो, तो चेंज इन मोमेंटम फोटोन के केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों की थियोरी में एक फॉर्मूला ऐसा भी आया है कि भाई E इज इक्वल टू पी सी, वेयर P इज मोमेंटम, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड E इज एनर्जी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई सी। थोड़ा ध्यान से कि भाई एनर्जी क्या ले, एनर्जी की वैल्यू तो हमें पता है P इक्वल टू पावर, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी E बाई टी। जैसा कि मैंने बोला कि हम यूनिट सेकेंड मान के चल रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी जो कि अपने को दिया है 60 वाट जितना, वही हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हुई इंसिडेंट के लिए मोमेंटम की बात कि भाई एनर्जी 60, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, तो क्या होगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा इंसिडेंट का मोमेंटम, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक होते टाइम इसका खाली 60% ही रह रहा है भाई, तो क्या करेंगे हम कि भाई फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 60% ऑफ द इनिशियल E बाई सी। चलो भाई 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाई E, ये वाला ही ले लेते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7, 0 0 कट, 6 2 12/10, 1.2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। चलो अब इसको अगर प्लस माना होगा तो ये माइनस आएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज है भाई, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, -P2 -P1 लगाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखो तो 2P जितना ही, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई 1.2 माइनस माइनस 2, तो ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड के हिसाब से, इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। क्या होगा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक थियरी याद होनी चाहिए कि भाई ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे रेडिएशन आ रहा है, ये जो रेडिएशन है कंपलसरी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे 1 सेकंड में 100 फोटोन इंसिडेंट करो, 200 करो या 1 लाख करो, बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं है तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम टू दैट ऑफ विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए एक है एक्सरे और एक है विजिबल लाइट। एक्सरे दोनों की वेवलेंथ आपको दी है, इसका λ1 बोल देता है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, इसका λ2 बोल देता है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको बोला है उसकी एनर्जी का रेशियो फाइंड करो, इसका एनर्जी E1 इसका एनर्जी E2। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, यहाँ से पता चला कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, λ2 है 5000 बाई λ1 है 1, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने की है, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, इधर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम He2+, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V। चलो अब ये कैसे करेंगे हम, बेसिक तो पहले लगाओ, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला H/mv। अगर आपको पता हो तो मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में आपको एक और फॉर्मूला बताया √2m के, ये वाले फॉर्मूला का आप इधर यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
आपकी थियोरी जो चैप्टर है उसमें एक फॉर्मूला आया होगा कि भाई के मैक्स इज इक्वल टू ई वी ज़ीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ये कहाँ से आया है? बेसिक स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कोई भी टाइप का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, इधर अपने लिए इलेक्ट्रॉन है तो ई। अब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से ले लो तो के ही हो जाएगा। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इसीलिए के मैक्स लिया। अगर आप कोई नॉर्मल केस की बात कर रहे हो तो इधर हम खाली लेंगे अकेला के, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है? ई वी हो जाता है। ये वैल्यू को आप इधर रख सकते हो तो हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एम के की जगह ई वी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, तो कि भाई थोड़े कांस्टेंट रहता है जो कि हमें पता रहना चाहिए कि पहला तो है प्लांक्स कांस्टेंट। चलो तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। पूरा जब कैलकुलेशन आएगा कैलकुलेटर से तो वो मैं पूरा आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट समझा दूंगा, बाकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन आप लोग लगा देना। चलो 2। अब इधर मास का क्या करेंगे, तो हमें पता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर होता है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अभी के लिए हम ऑलमोस्ट दोनों के मास को सेम मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से स्लाइटली ही ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, इसीलिए 2 और 2 टोटल कितने? 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, हमें इधर ई की भी ज़रूरत है, अंदर होता है खाली प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमें साइन के फॉर्म में ही बोला है भी। बच्चों अब ये सारी की सारी जो चीज़ें आई ना सब कांस्टेंट है, ठीक है, 2 4 प्लांक्स कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन, फंडामेंटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इन सब का मिला के एक कांस्टेंट बोल दिया एडजस्ट करके 0.101 अंडर रूट जो बचा वो v, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फार्मूला के जैसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल में सीधे डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब 8। हु डिस्कवर्ड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार चार्ज किसने डिस्कवर किया? तो मिलिकान ने डिस्कवर किया था। उसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नेम है मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री में आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टैंडर्ड 11th में। बट अगर ऐसा पूछे कि किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो आएगा थॉमसन, इसलिए ध्यान रखने का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 किलोवोल्ट का, एंड करंट थ्रू इट इज, करंट आई इक्वल टू है 3.2 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट कर देने का -3 एम्पियर करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, मतलब आपको n/t, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो गया, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इधर? तो इधर कोई ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट तो बहुत कम लगता है, बट एक बेसिक सा फॉर्मूला लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टाइम t। तो Q क्वांटाइजेशन के ऊपर से पता है NE/T हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमें यहाँ से N/T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बना देता है, तो क्या हो जाएगा? N/T इज इक्वल टू I/E, I दिया है 3.2 इंटू 10⁻³ ई अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इधर से लगा देने का पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। ये 2 तो 2 इंटू 10⁻³ प्लस 19 तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻16 ऑप्शन 4th नंबर का, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड स्ट्राइक हो रहे होंगे, ओके। चलिए उसके बाद एन इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन हैज वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर। चलो भाई वेवलेंथ बोला है लैम्बडा 21 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.21 मीटर। द कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। चलो भाई कैसे करेंगे? बेसिक फार्मूला E इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। चलो h 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट पता है, लैम्डा 0.21। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सारे यूनिट के वैल्यू जो हमने लिए ये हमने एसआई में लिए हैं, चाहे वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो, स्पीड ऑफ लाइट हो या वेवलेंथ, बट अपने को ऑप्शन दिए हैं सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे? डिवाइड करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अभी से कर देता है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन लगा देने का, जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर हो जाएगा। इधर आंसर होगा अपना सी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट एमसीक्यू। कैथोड रे आर सिमिलर टू विजिबल लाइट रे। आपको ऐसा बोला है कि भाई कैथोड रे एंड विजिबल लाइट रे या तो लाइट रे किस मामले में एक दूसरे के साथ दोनों मैच करते हैं, ये पूछा है आपको। तो भाई विजिबल रे, लाइट रे बने होते हैं फोटोन से, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों अलग हो गए। ठीक है, दे बोथ हैव डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, ये कोई रिलेट नहीं करता है। दे बोथ कैन आयोनाइज गैस थ्रू विच दे पास, नहीं भाई, विजिबल लाइट गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती है भाई। ओके, कैथोड रे मतलब क्या होता है? कैथोड रे मतलब एक तरीके से देखो तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। दे बोथ कैन एक्सपोज फोटोग्राफिक प्लेट, सही है भाई, दोनों के दोनों फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं थोड़े या कम अमाउंट में। ठीक है, चाहे कैथोड रे हो या विजिबल रे हो, ये एक इफेक्ट दोनों में कॉमन देखने को मिलता है कि अगर आप दोनों को इंसिडेंट करते हो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो उसके ऊपर उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस था, जिसका एक बेस बोलो तो एक्सपेरिमेंटल इसका बेस होता है कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आप इंसिडेंट दोनों को करो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों इफेक्ट करेंगे उसके ऊपर। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है। सिंपल सी एक बात करने की, पुराने ज़माने में जो कैमरा आते थे ना, रोल वाले, जिसके अंदर रोल डालना पड़ता था, तो वो जो रोल है ना, वही आपका क्या हो गया, फोटोग्राफिक प्लेट हो गया। कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, चलो 12 नंबर का एमसीक्यू क्या है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का एग्जाम्पल है भाई? तो कि भाई बेसिक चीज़ है याद रखने की, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कॉलिशन, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है, बट भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो हो जाता है इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ एक्स रे। भाई इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फिनोमिना है वो वेव नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और कौन कौन सी फिनोमिना जो है वो पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको पता हो तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। फोटोसिंथेसिस जो है वो तो भाई बायोलॉजी के रिलेटेड बात है, अपने को कोई रिलेशन नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट भी बोला, आपके सिलेबस में कोई डिटेल स्टडी नहीं है, बट ये ध्यान में रखने का कि ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो आता है, डिफ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव नेचर के ऊपर। डिफ्रैक्शन बोलो, इंटरफियरेंस बोलो, ठीक है, ये सारी चीज़ें वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपने में आंसर कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन डी। ओके, चलिए 14 क्या बोला है आपको 14 नंबर के एमसीक्यू में। कैथोड रे ट्यूब ऑपरेटेड एट 2912 वोल्ट। चलो पोटेंशियल डिफरेंस V1 दिया 2912 वोल्ट। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्मॉल v से डिनोट करता हूँ V1 ताकि कंफ्यूजन ना हो पोटेंशियल का v और स्पीड का। 3.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे इफ द ट्यूब इज ऑपरेटेड 5824 वोल्ट। नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया है, ये PD1 बोल देते हैं। तो ये जो नया वाला था भाई हमने चेंज करके किया है, कितना, 5824 वोल्ट। तो ये वाले केस में इसकी स्पीड कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई एक तरीके से देखो तो इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, पोटेंशियल जितना अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कहीं ना कहीं
पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन दे सके ऐसा एक फॉर्मूला आप लोगों के टेक्स्ट बुक में आया होगा भाई चैप्टर में, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी ज़ीरो। या तो इसको ऐसे नहीं समझना है तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू ई वी पोटेंशियल। मैंने आगे भी समझाया हुआ है, पहले 1 से 10 MCQ किए, उसमें भी कि ये फॉर्मूला कैसे आया। चलो अब अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2mv² इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ से स्पीड हम अगर फाइंड करें तो स्पीड v इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, v² इज इक्वल टू 2ev बाई मास m। चलो 2e एंड m ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। ठीक है, चलिए भाई तो रेशियो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कि भाई v2 बाई v1 इज इक्वल टू अंडर रूट पोटेंशियल 5824 अपॉन 2912। और v2 फाइंड करने का है तो इधर से v1 को इधर मल्टीप्लिकेशन में जाने देते हैं, जो कि दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस अब बच्चों कैलकुलेशन लगाने का बाकी रहा है, इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर का हो जाएगा सी। चलो 15 नंबर का क्या है भाई, मोमेंटम पूछा है आपको। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। फोटोन है, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा जितनी, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। बच्चों अगर आपको पता हो तो मैंने आगे बोला हुआ था कि भाई मोमेंटम P इक्वल टू E बाई सी होता है। ठीक है, और फोटोन की एनर्जी हमें पता है कि भाई एनर्जी E इक्वल टू hc बाई लैम्डा के हिसाब से आइंस्टाइन इक्वेशन mc² के साथ रिलेट कर सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स एक बेसिक फॉर्मूला ही मोमेंटम का लगाता है फोटोन के लिए कि भाई मोमेंटम P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नॉर्मली जो फोटोन है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं मास ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट c। ओके, चलिए अब हमें एनर्जी पता है फोटोन की क्या होती है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा होती है, इज इक्वल टू mc²। दोनों साइड से एक एक c कट हो गया, तो mc इक्वल टू क्या आया, h बाई लैम्डा। और बस यही हो गया बच्चों, मोमेंटम P इक्वल टू mc इक्वल टू क्या आया, h बाई लैम्डा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h दिया है आपको, एनर्जी दी है और फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलो 16 नंबर का MCQ, एनर्जी E इज इक्वल टू HF। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई H। चलिए एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट्स, इसको SI में कन्वर्ट कर देने का, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस अब कैलकुलेटर की बात बाकी रहती है, फ्रीक्वेंसी आएगी जो भी आए वो आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर आएगा सेकंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेटेड बोला है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 क्या होगा, कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो भाई इसके लिए वैसे तो ऐसे भी हो सकता है सीधे सीधे, बट अगर आपको पता ना हो तो भाई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन आता है
कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी भाई एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास, तो कि भाई जो भी उसका क्या है कि वर्क फंक्शन होगा दैट एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई ज़ीरो, ऐसा एक फॉर्मूला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में भी आता है कि भाई ये क्या है, टोटल एनर्जी इतना वर्क फंक्शन जितना कंज्यूम हो गया, तो जो भी इसका गैप बचा होगा वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इधर मैं खाली काइनेटिक एनर्जी कर देता हूँ। तो हम यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 भी लिख सकते हैं, वेर V0 इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कहीं पे भी इधर एंगल आपको नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इधर पहला ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये तो आएगा ही नहीं। डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नहीं भाई, अगर आपको थियरी इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए, फोटो करंट है ना, वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट है। तीसरा, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस नेचर ऑफ सब्सटेंस, नहीं भाई ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या करता है, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हाँ भाई ये सही रहेगा, लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंड किसके ऊपर होगा, तो कि भाई फ्रीक्वेंसी एफ के ऊपर डिपेंड होगा, जो कि ऐसा ऑप्शन अपने को दिया नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट बोला है इसलिए ये ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, चलिए भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम सरफेस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक तरीके से आपको उसका वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दे दी है आपको लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम। The velocity of the fastest electron ejected from surface, velocity of fastest electron ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लगेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mv² इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई ज़ीरो। यहाँ से अगर आप v² को सब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि अपने को फाइंड करना है, तो ये 2/m पूरा प्रोडक्ट में माइनस फाई ज़ीरो। बस स्टूडेंट कैलकुलेटर सारी वैल्यूज़ आपको दी है, 2 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 hc बाय लैम्डा 6.6 10⁻⁻34 c 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 2000 इंटू 10⁻10 माइनस वर्क फंक्शन आपको दिया है 4.2। सारी कैलकुलेशन लगा देने की, ध्यान रखने का कि भाई यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो ये पूरा टर्म किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर जो आप करोगे तो इसका आएगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, पर ऑप्शन के हिसाब से किसी के साथ वो मैच नहीं खाता है, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। बहुत बार हमें लगता है कि ये थोड़ी ना आएगा, बट कभी कभी वो भी आता है। ठीक है, फॉर हार्डर एक्सरे, क्या होता है भाई हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि भाई हार्डर एक्सरे
मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, हाई एनर्जी। अब एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब उनकी कौन सी ज़्यादा हो भाई? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। और सॉफ्ट एक्सरे तो कि भाई लो एनर्जी वाले जो होते हैं वो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? कम हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। चलो 20 क्या हो जाता है भाई? प्लांक्स एनर्जी की वैल्यू, बेसिक सी चीज़ है भाई, फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्ट आंसर लगा पाओगे भाई, NhC/λ। बाकी कोई ऑप्शन बन नहीं बैठता है। 21 अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 स्पेक्ट्रल रीजियन फोटॉन्स हैज हाईएस्ट एनर्जी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने के? आपको है ना इन सब की फ्रीक्वेंसी वर्ड टू वर्ड, मतलब कि नंबर्स याद ना हो तो ना सही, बट आपको पता होना चाहिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। चलो फ्रीक्वेंसी ना पता हो, वेवलेंथ का तो थोड़ा आइडिया रहना पड़ेगा अपने को, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू Hc/λ होता है, तो यहाँ से अपने को पता चला कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? तो कि भाई जिसके लिए लैम्डा कैसा होगा? सबसे स्मॉल होगा, उसकी एनर्जी हाई होगी। अब अपने को पता है रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ जाएगी भाई, ये जो इंफ्रारेड दिया है ना, इंफ्रारेड का वेवलेंथ रेड से भी ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, मतलब वो तो विजिबल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ध्यान में रखे तो इंफ्रारेड का भी देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? इंफ्रारेड का। थोड़ा कम किसका होगा? रेड का। उसके बाद क्या होगा? ब्लू का। उसके बाद सबसे कम वायलेट का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वायोलेंट का वेवलेंथ सबसे कम है, स्मॉलेस्ट। तो भाई इसका जो एनर्जी है वो कैसा होगा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। आंसर आएगा अपना बी, वायलेट। अच्छा 22, अच्छा एक क्वेश्चन है 22 वाले को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। सीजियम फोटोसेल स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 60 वोल्ट का, इज इल्यूमिनेटेड बाय ब्राइट पॉइंट सोर्स लाइट 50 सेंटीमीटर अवे। उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जा रही है जिसका सोर्स सेल से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है भाई? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। व्हेन द सेम लाइट सोर्स इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। अगर इसी को हम क्या करें कि भाई 1 मीटर जितने डिस्टेंस पे रख दे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सेल। तो भाई जो भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेल में से एमिट हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये नोट आप ध्यान में रखना कि भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जिसको मैं कैपिटल N से डिनोट करता हूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity, directly proportional to distance between cell and source, sorry, inversely proportional to square of distance between cell and source। तो यहाँ पे अगर पहले वाले डिस्टेंस हम यहाँ से मान लेते हैं, अब ये हमें पता चला कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड सोर्स। तो बस अब बात सिंपल हो गई कि n1/n2 दैट इज इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। पहले डिस्टेंस कितना था? 50 था, बाद में कितना कर दिया? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 0 0 कट, 5 2 10,
तो ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब n1/n2 इज इक्वल टू 4। तो नए वाले डिस्टेंस चेंज करने के बाद जो फोटोन होंगे वो पहले से 1/4 टाइम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब अगर समझ लो पहले 100 जितने जनरेट हो रहे थे तो उसका 4 से डिवाइड लगा दो तो अब 25 ही होंगे। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था। चलो 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो भाई मैंने आगे ही आपको बताया कि भाई अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। चलो 24, एक्सरे क्या है भाई एक्सरे। तो भाई स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तब आता है जब आप बात कर रहे हो किसकी, कैथोड रे की। ये स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं आएगा, ये कब आएगा, जब आप बात कर रहे हो एनोड रे की। स्ट्रीम ऑफ अनचार्ज पार्टिकल तो होते नहीं है भाई, इसको तो फोटोन बोला जाता है, ये एक्सरे तो नहीं है। तो बचता है ऑप्शन सी, जो कि अपना आंसर भी होगा डेफिनेटली स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं एक्सरे। ओके चलिए 25, अल्फा पार्टिकल बोला हुआ है आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में कि भाई अल्फा पार्टिकल है। आगे भी बताया था कि भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, हीलियम का न्यूक्लियस। ओके, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.83 सेंटीमीटर। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बोला है b इक्वल टू 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स डी ब्रोगली का ही बेसिक फॉर्मूला लगा देने का क्या हो जाएगा, h/mv। क्या करेंगे इसमें, हमें v का तो डेटा दिया नहीं है, हमें पूरा mv का टर्म ही फाइंड करना पड़ेगा। देखो भाई अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो दो फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, mv² इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स qvb। दोनों साइड से vv कट हो जाता है तो mv टर्म क्या आ जाता है अपने पास, qvb आ जाता है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे अपने इक्वेशन में रख सकते हैं। चलो तो अब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv मतलब qvb। चलो बाकी अब कैलकुलेटर का खेल हो गया। h 6.6 इंटू 10⁻⁻34। चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2e 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर एक स्टूडेंट्स मेरी गलती हो गई, इधर वी कट हो गया तो अब वी नहीं आएगा, इधर आएगा नीचे का आर जो गया वो, इधर भी मैं करेक्शन कर देता हूँ, इधर आएगा आर। रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 0.83 सेंटीमीटर बोला है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻² करके मीटर में। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25, तो उसको हम 1/4 भी लिख देते हैं तो भी बात तो वही होगी। चलो लैम्डा इज इक्वल टू 0.01 एंगस्ट्रॉम, ये उसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ का, ऑप्शन डी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ट्रीटेड एज इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या रहता है भाई, तो भाई ध्यान में रखने का, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है उसमें दोनों चीजें आ जाती है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। देखो बच्चों इधर इक्वल टू के एक साइड है लैम्डा, लैम्डा मतलब हुआ वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको होता है भाई, जब वेव नेचर की बात कर रहे हैं तो होता है। इधर डिवाइड बाय में आ रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम किसको होता है, जिसके पास मास हो, तो वो हो जाता है पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई डी ब्रोगली इक्वेशन ही एक ऐसा इक्वेशन है जो मैटर के दो नेचर को रिलेट करता है एक दूसरे के साथ।
मतलब इसका ऑप्शन आएगा सी, दोनों होंगे भाई, ए और बी, पार्टिकल एंड वेव नेचर। ओके, चलिए 27, पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है पॉजिटिव लाइट रेज, सॉरी पॉजिटिव रेज, बेसिक सी बात है भाई, पॉजिटिव आयन जिसको बोला जाता है कैनाल रे, केमिस्ट्री में आया होगा आप लोगों को शायद। 28, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, भाई फोटो करंट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आपको बिना झिझक इंटेंसिटी बोल देने का, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलो 29, इफ द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी, फ्रीक्वेंसी इज, आपको इधर मिसिंग है भाई, मैं बता देता हूँ, न्यू, वेर एम इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ओके, मतलब ये न्यू आपको जो है ना स्टूडेंट्स, वो फाइंड करने का है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फोटोन की जिसका मोमेंटम पी हो। तो आपको पता है कि भाई अगर आगे भी मैंने बात की है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है कि भाई P इक्वल टू ई बाई सी। अब हमें पता है कि भाई E इक्वल टू एच एफ या एच न्यू होता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये C इधर आ जाएगा और H नीचे चला जाएगा। F इज इक्वल टू पी सी बाई एच या P न्यू बाई एच। सॉरी, पी सी बाई एच ही होगा। ओके, तो पी सी बाई एच अपना ऑप्शन होगा सेकंड। 30, if particle are moving with same velocity then maximum de Broglie wavelength will be for, किसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इस केस में मास किसका सबसे कम होता है भाई, बीटा पार्टिकल का, ध्यान में रखने का, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। नो डाउट आगे जाके बीटा के दो टाइप पड़ता है, बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल, बट वो भी अपने सिलेबस से बाहर की बात है। आप मोटे मोटे लेवल पे याद रखो कि बीटा पार्टिकल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का मास उससे ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा ही होता है, न्यूट्रॉन का मास तो स्लाइटली प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है। इसलिए इधर सबसे लाइट वेट कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है, कम से कम मास, तो इसलिए इसका वेवलेंथ डी ब्रोगली क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 31, क्या बोला है आप लोगों को, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू 200 वोल्ट, सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी वी इक्वल टू, कितनी स्पीड से मूव करने लगे, 8.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ई बाय एम का। ओके, कैसे करेंगे, तो भाई बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को जो पता है वही लगेगा कि के इक्वल टू ई वी ज़ीरो या ई वी, तो के मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पोटेंशियल डिफरेंस वी। चलो अब स्पीड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, ये 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन में लिया, मास नीचे आ गया, बस बेसिक सी चीज़ है। अब ई बाय एम फाइंड करना है, तो उसको सब्जेक्ट बना लो, बाकी सारी चीज़ को एक साइड ले लो, क्या हो जाएगा, ई बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चलो वी आपको कितना दिया है, 8.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200, ई बाय एम का रेशियो, बस कैलकुलेटर की बात है, अब तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्या है, आपको ग्राफ दिया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का,
और उसके ऊपर से पूछा है आपको कि भाई जो भी मेटल इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। देखो भाई, बात इसमें ऐसी है कि यहाँ पे जो इतनी रेंज है ना, इनिशियल रेंज, उतनी रेंज तक आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए, बट कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ नहीं। यहाँ से ही एमिशन उसका चालू हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई उसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो अब इसको अगर आप पीछे की साइड ये ग्राफ को एक्सटेंड करते हो ऐसे, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है, इसको पीछे एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिल रही है वो किसकी वैल्यू है? तो कि भाई वर्क फंक्शन की वैल्यू है। क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा समझो, वर्क फंक्शन एक तरीके से हुआ क्या, आप देखो तो एनर्जी ही हुआ। वर्क फंक्शन फाई जीरो इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? एच न्यू जीरो बोलते हैं ना। तो ये हुआ क्या? ई इज इक्वल टू एच एफ जैसा ही, ई इक्वल टू एच न्यू जैसा ही। तो ये है तो एक टाइप का एनर्जी ही, द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होता है वो आपको क्या देता है भाई? वर्क फंक्शन की वैल्यू देता है, जो कि आपको इधर दिखाया गया है कि -2 जितना है। तो अब ऑप्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की। चलो 33, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको दिया हुआ है। इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर 2 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस, एक ए के लिए है, एक बी के लिए है। द ग्राफ शोज दैट वर्क फंक्शन ए का वर्क फंक्शन क्या होगा भाई? तो आप खुद सोचो कि भाई ये मेटल बी है और ये मेटल ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F2। क्लियरली हमें पता चलता है कि F2 ग्रेटर देन F1, मतलब मेटल बी पे ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन इंसिडेंट करना पड़ेगा। एंड अपने को पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होके किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो फ्रीक्वेंसी बी की ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बी का ज़्यादा होगा। मतलब कि बी में से जनरेट होते हुए, जो भी एमिट होते हुए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है, उनको रोकने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आप ऐसा ही समझो कि वर्क फंक्शन मतलब क्या, कि मेटल की प्लेट में बंधे हुए जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाए ताकि वो मेटल प्लेट से क्या हो? बाहर निकल जाए। तो आप सोचो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? बी वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि भाई वर्क फंक्शन फाई जीरो इज इक्वल टू HF0 होता है। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा। तो इधर आपको पूछा है कि शोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी से तो कम ही है, तो ए की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा? स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, सेकंड ऑप्शन। ओके। 34, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, कौन ड्यूअल नेचर को ऑब्जर्व करता है भाई? इधर पैर दी है आपको, पहला है डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो भाई ये दोनों के दोनों तो वेव नेचर के ऊपर ही चलता है। दूसरा है रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये भी नहीं हो सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकेला नहीं भाई, अकेला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या करेगा? पार्टिकल नेचर को ही शो करेगा। ऑप्शन डी अपना आंसर बनेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कि भाई वो है पार्टिकल के लिए, और डिफ्रैक्शन किसके लिए है? तो कि भाई वो है वेव के लिए। तो ये एक ऑप्शन ऐसा बनता है जिसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आता है। ठीक है। चलो 35, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? तो यही तो है फोटो करंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इजेक्ट होंगे उतना फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है, हमने आगे भी आपको बताया है, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? ए एंड बी
आर टू मेटल, चलो भाई दो मेटल है, मेटल ए, मेटल बी। मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है F0A दैट इज 1.8 10⁻14 हर्ट्स है, एंड मेटल बी की जो है दैट इज 2.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स है। इधर भी शायद मैंने 14 ही बोला था, 4 बोला है तो करेक्ट कर देता हूँ, 10⁻14। ये दोनों मेटल की सरफेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं भाई, फोटोन, आइडेंटिकल फोटोन को ही इंसिडेंट कर रहे हैं, कि जिसकी एनर्जी 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कौन से वाले मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मतलब पूछा है कि कौन से वाले मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब तो स्टूडेंट्स हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों मेटल ए और मेटल बी की ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो दी है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। पहले अगर मेटल ए की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए मेटल दैट इज इक्वल टू HFA। तो H तो पता है 6.6 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय F 1.8 इंटू 10⁻14। कैलकुलेटर लगाओगे आप तो आंसर आएगा 11.88 इंटू 10⁻⁻20, ये आएगा जूल में। डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आएगा 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा वेट करो, यही कैलकुलेशन हम बी के लिए कर लेते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। HF0B सेम टाइप का कंसेप्ट आप लगाओगे तो इसके लिए जो आंसर आया वो आया 0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बी का और ये ए का। अब इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो है 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, फॉर मेटल ए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड किस केस में, मेटल ए के केस में। बट फॉर मेटल बी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल बी। तो ये वाले केस में मेटल बी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, खाली अकेले ए में ही देखने को मिलेगा। ऐसे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। दोनों मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड करके इंसिडेंट फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ कंपेयर कर दो, जिसमें इंसिडेंट की एनर्जी ज़्यादा रहती होगी थ्रेशोल्ड से, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो 37, कौन सा ग्राफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को सही से दिखाता है। तो वे बेसिक टेक्स्ट बुक में भी शायद ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका आंसर कौन सा आता है, मतलब कि लास्ट वाला, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहती है। अरे भाई फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो एमिट ही नहीं हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी। दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर प्रोपोर्शन में, भाई ये तो सीधे सीधे पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, जब तक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुँचती है तब तक तो एमिट होने की बात ही नहीं है। तो इसके साथ बन बैठता है ऐसा एक ही ग्राफ है ये वाला, कि जिसमें पहले तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाता है तो काइनेटिक नहीं होती है इंक्रीज, क्योंकि वो दिखाता है कि ये कौन सा रीजियन चल रहा है, लेस देन थ्रेशोल्ड वाला रीजियन चल रहा है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ये वाले रीजियन में एक तरीके से बोलो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के बाद अपने को देखने को मिलता है। चलो 38, अ फोटोन विल हैव लेस एनर्जी इफ, भाई फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल टू HF या HC बाय लैम्डा। एम्पलीट्यूड के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज हायर, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, लेस नहीं होगी। वेवलेंथ इज लॉन्गर, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो उसके साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो ये सही होगा कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कैसी हो जाएगी,
कम हो जाएगी, सी ऑप्शन होगा। चलो 39, when radiation is incident on photoelectric emitter stopping potential is found। चलो भाई stopping potential V0 कितना है, 9 वोल्ट जितना है। फॉर द इलेक्ट्रॉन इसका E/m का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, देखो भाई E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, तो E/m इज इक्वल टू 1.8 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ऐसा ना पता चले तो यूनिट के ऊपर से भी पता चल जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वी मैक्स, तो भाई हमें पता है कंसेप्चुअल फॉर्मूला के मैक्स इज इक्वल टू EV0, यही लगाने का। के मैक्स मतलब 1/2 m, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। तो यहाँ से वी मैक्स जो कि हमें फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाता है 2EV0/m। चलो इधर से स्क्वायर निकाला तो ये जाएगा अंडर रूट में, वैल्यूज रख देने की, बाकी कैलकुलेटर का खेल है। ये 9 दिया है, मास किसका आ जाएगा, सीधा हिसाब है भाई, इलेक्ट्रॉन का ही आ जाएगा। ओके 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में। बस अब स्क्वायर रूट जो भी कैलकुलेशन होती है वो निकाल लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का सी। चलो 4040, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन फाई 0 कितना होगा, मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम सरफेस। बेसिक सी बात है, फाई 0 इज इक्वल टू HF0 या तो HC/λ0। तो फाई 0 इज इक्वल टू HC मतलब 6.6 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय C, कितनी वैल्यू हो जाएगी C की, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय λ0 दैट इज 5000 इंटू 10⁻10। बस लगा देने का कैलकुलेटर से, जो आएगा वो आंसर, आपका आंसर आएगा सी। 41, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी। चलो भाई एनर्जी E आपको कितना दिया, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कर डालने का, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, E इज इक्वल टू HF0, तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/h। E कितना अभी किया वो, जूल में कन्वर्ट किया वो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻19 डिवाइड बाय h, प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34। बस लगा देने का कैलकुलेटर से, जो आएगा वो आंसर, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फॉलोइंग डायग्राम। चलो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई ऐसा पोटेंशियल जिस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आप ऐसा ही समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो फोटो करंट होगा वो क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अब एनोड की साइड आ सकता नहीं है, उसको भी वो स्टॉप कर देगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाए वो वाला पोटेंशियल। तो आप इधर देख सकते हो, ये वाई एक्सिस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कि जीरो हो रहा है, कौन सी वैल्यू के पोटेंशियल पे, -4 वोल्ट पे। बस तो वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 43, क्या है, आपको बोला है ऐसा कि व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। चलो जब वेवलेंथ लैम्डा जितनी है तब उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना मिल रहा है, 3Vs जितना मिल रहा है। यही सरफेस के ऊपर व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा। चलो अगर हम इसको कितना कर दे, 2 लैम्डा, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स कितना हो जाता है भाई, Vs हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है कि भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हो रहा है उसमें। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये एक आइंस्टाइन फार्मूला के ऊपर से इसका छोटा सा डेरिवेशन पता होना चाहिए कि भाई अपने को पता है कि आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, उसकी जो है वो इंसिडेंट का जो भी एनर्जी होगा उसमें से आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देते हो उतना होता है। के मैक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EV0, E इक्वल टू हो जाता है HF और ये HF0 तो है ही। EV0 इज इक्वल टू H कॉमन F माइनस F0,
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तो हमें पता चला कि EV0 इज इक्वल टू h, ये वेव फ्रीक्वेंसी मतलब 1/λ माइनस 1/λ0। अब ये वाले इक्वेशन को हम अपना रेफरेंस बना के आगे चलते हैं। चलो भाई, फर्स्ट केस यही इक्वेशन लगा है, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3vs है, और वेवलेंथ कितनी है लैम्डा जितनी है इंसिडेंट की। ठीक है, चलो भाई, तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि भाई ये v0 की जगह हम क्या लेंगे 3vs, तो ऐसा हो गया कि भाई 3evs इज इक्वल टू, इधर से 1/λ करता है तो hc बाय लैम्डा का c भी कॉमन निकल जाता है, hc 1/λ माइनस 1/λ0। फर्स्ट केस का इक्वेशन बनाइए। सेकेंड केस क्या बोले कि भाई जब वेवलेंथ को कितना कर देते हैं, इंसिडेंट की जो वेवलेंथ है वो अगर हम कर दे 2λ, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना हो जा रहा है भाई, vs हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली evs इज इक्वल टू hc 1/λ की जगह पे 1 इंसिडेंट का कितना है 2λ माइनस 1/λ0। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता है, 3evs इज इक्वल टू hc 1/λ0। evs इज इक्वल टू hc 1/2λ माइनस 1/λ0। hc कट, evs कट, बचा उसका सिंप्लीफिकेशन, साथ में ये दोनों का LCM भी लेते जाएंगे। चलो इधर बचा 3, इधर LCM लेता है तो इसको इधर साथ में नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब λ0 माइनस लैम्डा अपॉन λ0 डिवाइड बाय, नीचे तो कुछ नहीं था, EVS कट हो गया, 1 बचेगा इधर, ये इधर और नीचे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा λ0 माइनस 2λ अपॉन 2λ0 λ0 कट, क्या बचा 3/1 इज इक्वल टू λ0 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय λ0 माइनस 2λ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाता है 3λ0 माइनस 3 2 6λ इज इक्वल टू λ0 माइनस लैम्डा को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2λ0। एक स्टूडेंट्स अपनी इधर गलती हो गई, इधर नीचे 2 बचा है ना, इधर भले बाय 1 हो गया बट इधर बाय 2 होगा ना, इसको ऐसा करना पड़ेगा कि 3/1 λ0 माइनस लैम्डा, और इसका नीचे λ0 माइनस 2λ होल डिवाइड बाय 2, तो वो 2 ऊपर चला गया तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इधर और इसको इधर कर देता है, चलो 3λ0 माइनस 3 2 6λ इज इक्वल टू 2λ0 माइनस 2λ। चलो λ0 वाले को इधर ला देता है, तो 3λ0 माइनस 2λ0 बचेगा खाली λ0, माइनस 6 को इधर जाने देता है तो ये हो जाएगा प्लस 6λ माइनस 2λ, तो λ0 इज इक्वल टू क्या आ गया 4λ। ओके, ऑप्शन ए अच्छा था MCQ, खाली मैथमेटिकल स्टेप्स में ध्यान रखने का। 44 क्या बोला है आपको कि भाई ग्राफ दिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP और पोटेंशियल डिफरेंस V का दो तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे हमें पता है ये V1 है, ये पोटेंशियल V2 है, ये ग्राफ है λ2 और ये λ1। इसका उल्टा सोचो, अगर ये फ्रीक्वेंसी F2 और ये फ्रीक्वेंसी F1 के लिए होता तो हमें पता है कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा ज़्यादा होता कि भाई F2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है F1 से, क्योंकि उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में है, दैट इज़ V2 ग्रेटर देन V1। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो सीधा सीधा हिसाब है कि वेवलेंथ उससे उल्टा चलता है, λ2 लेस देन λ1, या तो दूसरे वर्ड्स में λ1 ग्रेटर देन λ2। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 45 सोडियम कॉपर वर्क फंक्शन दोनों के दिए हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम आपको दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 4.5 को नियर इक्वल टू 4.6 मान के चलता है, क्योंकि आपको पूछा है रेशियो, तो रेशियो में क्या है कि ये 23 है तो ये 46 इसका डबल के हिसाब से इजी रहता है, तो हम नियर इक्वल टू 4.5 को 4.6 मान लेते हैं। चलो अब आपको पूछा है कि भाई इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको आगे भी बोला वर्क फंक्शन φ0 इज इक्वल टू क्या होता है hf0, या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं है तो hc बाय λ0। यहाँ से हमें पता चला
कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन फाई जीरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जीरो। चलो भाई क्या हो जाएगा, तो कि भाई वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम डिवाइड बाय वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा कॉपर डिवाइड बाय लैम्डा सोडियम। तो सोडियम का वर्क फंक्शन कितना दिया भाई। एक स्टूडेंट और यहाँ पे हम अगर आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई अपने को फाइंड करना है ये जो कॉपर का रेशियो सोडियम के साथ नहीं, हमें फाइंड करना है सोडियम वेवलेंथ का रेशियो कॉपर के साथ, जिसको हम ऐसा है तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी बोल देता है। तो ये हो जाएगा कॉपर का वर्क फंक्शन डिवाइड बाय सोडियम का वर्क। तो कॉपर का कितना है, हमने माना 4.6, सोडियम का कितना है 2.3, तो ये हो जाएगा 2 बाय 1 दैट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। सर आपने यहाँ से क्या किया पता नहीं चला। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 एंड 4.5 देन रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब किसकी किसकी वेवलेंथ, अगर आपने माना हो सोडियम का लैम्डा 1 कॉपर का लैम्डा 2 देन यू हैव टू फाइंड लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 किसके लिए माना था, सोडियम के लिए, लैम्डा 2 किसके लिए माना था, कॉपर के लिए। तो अगर आप ये लेते तो इधर तो क्या था, कॉपर बाय सोडियम, हमें क्या फाइंड करना था, सोडियम बाय कॉपर, इसलिए मैंने आपको 1 2 का कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 2 बाय 1। ओके चलो 46 क्या है भाई, करेक्टनेस ऑफ वेलोसिटी दैट डेल्टा वी, करेक्टनेस मतलब वेरिएशन, कितना करेक्शन करना पड़ रहा है वेलोसिटी की, विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर आपने उसको 50 मीटर पर सेकेंड माना है इज 0.005%, तो उसमें जो करेक्शन आ रहा है वो कितना है 0.005%, मतलब उसको डिवाइड बाय 100 कर देने का, तो ये आ जाता है 0.0025 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द करेक्टनेस v, या तो आप इसको अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। एक्यूरेसी विथ विच इट्स पोजीशन कैन बी मेजर्ड, एक्यूरेसी पोजीशन मेजरमेंट में कितना आएगा, मींस वी हैव टू फाइंड डेल्टा एक्स। क्या आया भाई, ये आया डी ब्रोगली सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, कि metal surface is illuminated by light of given intensity and frequency to cause photoelectric emission। ठीक है भाई, आपको बोला है कि मेटल की सरफेस, उसके ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी f और इंटेंसिटी i वाला रेडिएशन इंसिडेंट किया जा रहा है, तब जाके उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4, मतलब पहले वाली अगर आए है तो बाद में हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 टाइम्स हो जाए, इतनी डिक्रीज कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, तो यहाँ से जो एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम काइनेटिक के ऊपर, एनर्जी के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये आप लोगों को फाइंड करने का है। तो देखो स्टूडेंट्स, इधर आपको एक थियरी का बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि इसमें ऐसा है भाई कि आप सोचो खुद ही कि भाई ये मेटल का प्लेट है, अब इसके ऊपर आप 5 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हो या 500 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हो, इससे यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ लिया कि उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कितनी एनर्जी बची होगी, के मैक्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जितना माइनस हो जाएगा बाकी की बची हुई जो है वो उसके पास होगी, इसको इंटेंसिटी से कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, अगर आप इनिशियल लेवल पे ही समझ लो कि भाई इसकी जो रेडिएशन इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी चेंज हुई बट उसकी जो एनर्जी है वो तो उतनी की उतनी ही रही ना। जैसे कि आप समझ लो कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे थे, तो वो एनर्जी तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रही, खाली आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दिए, जिससे उसकी के मैक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास तो निकलने के बाद बचेगी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही। हाँ, अगर आप ऐसा करो कि इधर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह एनर्जी ही इंक्रीज कर दे रहे हो, 30 की जगह 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कर दी, तो इसमें से जाएगी तो वर्क फंक्शन जितनी ही, जो कि सेम ही होगा, मेटल प्लेट तो सेम ही थी,
बाकी की पूरी जो होगी उतनी वो मैक्सिमम वेलोसिटी से या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एमिट होगा मेटल प्लेट में से। इसलिए भाई बोला जाता है कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। तो अपना ऑप्शन जो होगा वो रहेगा अनचेंज, पहले के जितनी ही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन है भाई पार्टिकल नेचर? सीधा हिसाब है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। ठीक है, चलो उसके बाद 48 में स्टूडेंट्स क्या बोला है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल वुड एमिट इलेक्ट्रॉन। ये एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इफ एक्साइटेड बाय फोटॉन्स बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, ये जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज आल्सो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए इसमें से क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो क्या है कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या हो कि भाई मेटल की नहीं बट इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा हो और उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिले। तो भाई इंटेंसिटी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ के हिसाब से भी आप वेवलेंथ ऑफ लाइट बोला ना, ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, पहला वाला है वोल्टेज अप्लाइड। तो भाई यहाँ पे तो बात ऐसी हो जाती है कि अगर आप बोलोगे कि सर वेवलेंथ भी नहीं आ सकता है, बट आपको क्वेश्चन में बोला है वन वुड इंक्रीज करने पे क्या होता है, नो डाउट मुझे पता है E इक्वल टू hc/λ के ऊपर से वेवलेंथ को भी चेंज करके थ्रेशोल्ड तक पहुंचा जा सकता है, बट इधर आपको बोला इंक्रीज करने का। अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो उल्टा एनर्जी डिक्रीज होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट फोटोन की। तो E इक्वल टू HF के ऊपर से हमें पता चलता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो ही इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वो बियॉन्ड दी थ्रेशोल्ड जा सकती है। मतलब अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए उसके बाद 49, an electron and proton moving in same direction with same kinetic energy, the ratio of de Broglie wavelength associated with this particle। ठीक है भाई, तो सेम काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली का वैसे तो फॉर्मूला होता है भाई कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लानी है तो हमें पता है के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m के ऊपर से p इज इक्वल टू √2mk या √2me, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई h अपॉन √2me के हिसाब से जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी E या सिंपल एनर्जी E। तो क्या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट। हाँ भाई, इधर एक चीज देखनी पड़ेगी अपने को, काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, सेम बोला है, तो क्या चीजें अलग होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, मास दोनों का अलग होगा। तो इधर से ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास के साथ भी वो कैसे है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है स्क्वायर रूट के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमें कैसी बोली है, दोनों की सेम ही बोली है, इसलिए हमें ये वाला रिलेशन कंसिडर करना पड़ेगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आएगा दोनों के मास के रेशियो के जितना उसका वेवलेंथ का रेशियो हो जाएगा अंडर रूट MP अपॉन ME। ओके, एंड चल वाला क्वेश्चन 50, जो कि हमारी हैबिट है हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस देते हैं हम MCQ के फॉर्म में। रेडिएशन ऑफ 2 फोटॉन्स एनर्जी ट्वाइस एंड 10 टाइम्स ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मतलब आप समझ लो कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल माना हमने φ0, जो रेडिएशन 1 है उसकी एनर्जी मानी हमने इससे डबल, जो कि क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस ऑफ φ0, एंड रेडिएशन 2 सेकेंड नंबर के फोटोन की वजह से जो मिल रहा है उसका बोला हमें 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमने उसका माना 10 φ0। ठीक है, तो चलो अब रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 2 केसेस। तो भाई आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई k max इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन φ0। चलो अब हम पहले वाले केस के लिए रेडिएशन 1 के लिए अगर ये लगाए तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि k max इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू,
उसमें एनर्जी अपने को कितना बोला है, वर्क फंक्शन का डबल, मतलब 250 माइनस 50। चलो सेम तरीके से रेडिएशन 2 के लिए क्या आएगा, तो कि भाई 1/2 mv2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स, दैट इज 1050 माइनस 50। यहाँ से हो गया ये खाली 50, यहाँ से ये आ गया 950। क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करने का है। मीन्स ये इक्वेशन 1 बोला हो, ये इक्वेशन 2 बोला हो, 1 डिवाइड बाई 2 कर देने का। तो 1/2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 होल डिवाइड बाई 1/2 mv2 स्क्वायर 9 50 50 50 कट हो जाएगा, 1/2m कट हो गया, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो v1/v2 स्क्वायर रूट होके आ जाएगा 1/3। सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता है आपको ये लेक्चर एमसीक्यू का हेल्पफुल हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। भले आप मेरे पास से पढ़े हो ना पढ़े हो, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। ओके, बाकी आप हमारे कोचिंग में जुड़ना है, अगर आप सुरेंद्र नगर में है या तो नहीं रहता है तो भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी तरीके से जुड़ना है तो जस्ट खाली गूगल के ऊपर सर्च करने का फिजिक्स टू सी ग्रेट हो, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिलेटेड बता देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।